हेलो स्टूडेंट, देखिए परीक्षाएं आपकी निकट हैं और आप लोगों ने खूब अपनी स्तर से खूब मेहनत भी की है। लेकिन समस्या कहाँ आती है? जैसे कि आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, तो क्या है, मैं ये 10th क्लास के बच्चे यानी 10 कक्षा 10 के बच्चों के लिए एक तरीका लेके आया हूँ कि काव्य को हम किस तरह से याद करें। क्योंकि ऐसा होता है, गद्य वो पढ़ लेते हैं लेकिन काव्य में उनको बहुत समस्या आती है। क्योंकि काव्य में जब पेपर में पदखंड आते हैं ना, तो उनको ये लगता है कि किस तरह से वो याद नहीं होते हैं। मॉडल में पदखंड अलग अलग दे रखे होते हैं कि कुछ दिए हैं कुछ नहीं दिए हैं, तो वो उनको याद नहीं कर पाते हैं, व्याख्या नहीं कर पाते, कहीं संदर्भ गलत हो जाता है, संदर्भ सही हो जाता है, व्याख्या भूल जाते हैं, उनको याद नहीं, बहुत कुछ समस्याएं होती हैं। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर बच्चों ने मुझे ये सब अवगत कराया। तो क्या था, मैं एक नतीजे पर पहुंचा। मैंने इस काव्य का जो वास्तव में इसका रूप है, उस माध्यम से उसको बताने का प्रयास किया है। वो क्या है? जैसे काव्य की किताब में आपके 13 पोइट दिए हुए हैं। कितने हैं बेटा? 13 दिए हुए हैं। तो 13 पोइट जब हैं, 13 कवि हैं, तो दिमाग में ये एक विचार रख के चलिए कि एक कवि सम्मेलन हुआ जिसमें 13 कवि आए। कितने? 13 कवि आए और बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत हुआ। ये मंच पर बैठे हुए हैं और कवि सम्मेलन शुरू हो रहा है। अब देखिए, पूरा कवि सम्मेलन का दृश्य है आपके सामने। ये संचालक महोदय हैं, कवि ये बैठे हुए हैं, कवि सम्मेलन की बैनर लगा हुआ है, हिंदी काव्य को बताने का प्रयास किया है। और ये सामने श्रोतागण बैठे हुए हैं, ऑडियंस है, सभागार है, प्रांगण में ये सामने बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आप? तो ये सब बैठे हुए हैं, बहुत हैं संख्या में। देखिए, आपने देखा? अब देखिए, ये कवि सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। सभी कवियों का उन्होंने परिचय कराया। अब देखिए, यहाँ से बताना शुरू करूँगा तो इसका मतलब ये है, मैं कवि सम्मेलन की चर्चा कर रहा हूँ। जो कवि सम्मेलन आपके नगर में हुआ, कहाँ कहाँ के कवि आए, क्या क्या सुनाया, उस कविता का सारांश क्या था, ये सब हम एक ही लय में समझते चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम काव्य को खूब अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। फिर हमसे गलती नहीं होगी, संदर्भ की गलती नहीं होगी और व्याख्या की गलती नहीं होगी। यही उस परीक्षा में लिखे जाते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले सूरदास जी आए। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कविता सुनाई, पद सुनाए, कृष्ण भक्ति के पद सुनाए, जिसमें एक पद में आपको बता रहा हूँ। वो क्या था कि संदेशो देव की से कहियो, हो तो धाय तुम्हारे सुत की, मैया करत ही रही हो। संदेशो देव की से कहियो, यानी माँ यशोदा अपनी बहन देवकी से एक संदेशा कहलवाना चाहती हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र की कौन हूँ? दाई माँ हूँ। इस तरह से उन्होंने सुनाया, बहुत अच्छे, उनको पसंद किया, बहुत करतल ध्वनि, बहुत क्लैपिंग हुई। इसके बाद में तुलसीदास जी आए। तुलसीदास जी ने क्या सुनाया? तुलसीदास जी, महाकवि तुलसीदास, देखिए सब जानते हैं क्या सुनाया? धनुष भंग और बनपथ पर। धनुष भंग कहाँ की चर्चा थी? जनकपुरी में जब प्रभु राम जी धनुष तोड़ने के लिए चले, तो जनकपुर के वासी माँ सुनैना क्या संदेह करने लगी, ये सुकुमार कोमल बालक हैं, ये धनुष क्या तोड़ पाएंगे। कोई प्रार्थना करता है, सीता माँ प्रार्थना कर रही थीं और लक्ष्मण जी प्रार्थना कर रहे थे। इस तरह से, जिस तरह से राम ने धनुष तोड़ा, सभी को कहानी पता है, आपने रामायण के माध्यम से सब सुन चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने सीता से संबंध जोड़ा है धनुष तोड़कर। तो धनुष यज्ञ है ना, इसको अच्छी तरह से सारांश उन्होंने सुनाया और जनता ने बहुत अधिक पसंद किया। इसके बाद में दूसरी कविता, फिर एक कविता पसंद की गई, दूसरी कविता के लिए आग्रह किया गया, तो दूसरी कविता उन्होंने सुनाई वन पथ पर। जिसका मतलब क्या था? माँ सीता प्रभु राम जी के साथ वन पथ पर जा रही हैं और 2 कदम चलते ही, यानी वन पुरते निकसी रघुवीर बधू, धर मग में धर डग द्वय। इस तरह की उन्होंने वो सुनाया, सवैया सुनाया, तो बहुत अच्छा था और लोगों ने बहुत पसंद किया कि वो पूछती हैं प्रभु राम से, 2 कदम रखते ही उनके माथे पसीना आ जाता है। ये पूछती हैं कि पर्णकुटी कहाँ बनाना है, इस बात की चर्चा की थी। और फिर उसके बाद में था, क्या था?
कि रसखान रसखान ने बहुत अच्छे सवैया सुनाए और उनके सवैया में भावना थी उनकी, उन भावनाओं को उन्होंने जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया कि मानस हूँ तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, यानी कहा मनुष्य हो जाऊँ तो मैं उसी ब्रज में ही जन्म लूँ, वहीं पर रहूँ। तो देखिए, और फिर उसके बाद में एक बहुत अच्छी कविता थी, वो उसके सवैये थे। कवित्व सुनाया कि भगवान कृष्ण जब गायों को चरा कर लौट रहे हैं, कैसा सुहावना दृश्य, गोधूल की बेला है। और क्या था कि जो धूल है गायों के पैरों से धूल उड़ रही है, उनके मस्तिष्क पे विराजमान है, बहुत अच्छा दृश्य था। उन्होंने वर्णन किया था किसने? रसखान जी ने। इसके बाद बिहारी जी आए, उन्होंने दोहे के माध्यम से अपने दोहे के माध्यम से कृष्ण भक्ति और अपनी नीति को जनता तक पहुँचाया, बहुत पसंद किया गया था। फिर सुमित्रानंद पंत जी आए, उन्होंने पंत जी ने बहुत अच्छी कविता सुनाई। उन्होंने बताया, चींटी का एग्जाम्पल देके बताया, चींटी से छोटा कोई प्राणी नहीं होता और चींटी से ज़्यादा कोई मेहनती नहीं होता। चींटी में क्वालिटी होती है, अपने से 4 गुना वजन लेकर चलती है चींटी, बताने का प्रयास किया। और चंद लोगों प्रथा कुमार उसने कहा था, मनुष्य चंद्रमा तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, पहुंच चुका है। हमारी विज्ञान, अगर विज्ञान के प्रयोग हो रहा है तो मनुष्य की तरक्की के नहीं होनी चाहिए, कल्याण की भावना से होना चाहिए, विनाश की भावना से नहीं होना चाहिए। और बताइए, महादेवी वर्मा ने 2 कविताएँ सुनाई जो प्रकृति से संबंधित बहुत अच्छी कविताएँ थीं कि हिमालय से, उन्होंने हिमालय से वार्तालाप किया और बताया, हिमालय की सुंदरता के बारे में बताया, किस तरह से हिमालय अडिग खड़ा हुआ है, आसमान को छू रहा है और इंद्रधनुष ऐसा लग रहा है, इसकी पगड़ी बंधी हुई है। इसके बाद वर्षा सुंदरी के बारे में वर्णन किया, वर्षा बादलों से होती वर्षा का उसने बहुत सुंदर ही उन्होंने बताया। क्या कहा कि वर्षा ऐसी लग रही है जैसे कि कोई सुंदरी नहाने के बाद में उसके पानी, बालों से पानी गिरता है। और राम नरेश त्रिपाठी ने बताया, स्वदेश प्रेम के बारे में बताया कि विश्वत रेखा का प्राणी जीता है हाँफ हाँफ कर, बहुत अच्छा उन्होंने वर्णन किया था। वो भी करता है, अपने देश से प्रेम करता है। फिर इसके बारे में फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी आए, उन्होंने भी बहुत अच्छी कविता सुनाई, इंटरनेशनल कवि थे। क्या सुनाया था? पुष्प की अभिलाषा, उन्होंने कहा था पुष्प क्या कह रहा है, और उन्होंने अपने मन के भाव उस कविता के माध्यम से हम तक पहुँचाने का प्रयास किया। क्या कहा था? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाते हों जहाँ वीर अनेक। तो ये क्या था? उन्होंने बताया था पुष्प की अभिलाषा कि मुझे तोड़कर वहाँ पर फेंक देना जहाँ से जो देश के नौजवान निकलते हैं। अब जवानी में बताया था, कविता है, उन्होंने बताया जवानी कैसी अवस्था होती है, इससे हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में सुभद्रा कुमारी चौहान आई थी, उन्होंने बहुत अच्छी कविता सुनाई थी झांसी की रानी की समाधि पर। उन्होंने वो वर्णन किया था जो 1857 में अंग्रेज़ों से झांसी की रानी लड़ी थी, उन्होंने लोहा लिया था। क्या कविता थी? बुंदेलखंड के हर बोलों के फूलों से हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद में मैथी शरण गुप्त जी ने सुनाया। क्या बताया था मैथी शरण गुप्त जी ने? भारत माता का मंदिर। उन्होंने उनकी कविता थी, बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा, हमारा भारत देश ही ऐसा है जिसकी पूजा की जाती है और भारत माता, यानी भारत माता की पूजा की जाती है। इस तरह से किसी भी देश को इतना सम्मान नहीं मिलता जितना कि भारत माता को मिलता है, एक मंदिर है। तो केदारनाथ जी ने बताया, नदी के बारे में प्रशंसा की। नदी क्या है? नदी सबको कल्याण करती है, नदी नदी हम सबको पालती है। किसान नदी से खेती करते हैं और जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, नदी की महिमा का वर्णन किया था। और अशोक वाजपेयी ने फिर बताया, युवा जंगल, जंगल से भी हम सीख लेते हैं, बहुत बताया। युवा जंगल यानी पेड़ ऊपर की तरफ जाते हैं, प्रकृति का संदेश देते हैं और कहते हैं जीवन में प्रगति कीजिए और यानी कि हम अपने जीवन को उन्नति करें। और इसके बाद में भाषा एक मात अनंत, दूसरी कविता उन्होंने सुनाई थी कि भाषा क्या है, शब्द क्या है। मनुष्य चला जाता है, शब्दों को छोड़ जाता है और इन्हीं शब्दों से, इसी वाणी से हमें स्थान मिलता है और हमारी यादें आगे की तरफ चलती रहती हैं। श्याम नारायण पांडे ने बताया, हल्दी घाटी, बहुत अच्छी कविता उन्होंने सुनाई थी। यानी उसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था उसको बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया था। ऐसा लग रहा था कविता कि जैसे कि युद्ध सामने हो रहा हो। और वीर रस का इतना अच्छा प्रदर्शन किया, श्रोताओं ने बहुत अच्छा करतल ध्वनि से स्वागत किया। उन्होंने अपनी कविता में बताया कि राणा प्रताप ने किस तरह से बाबर को टक्कर दी थी, कि रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप का के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। घोड़े ने भी बहुत अच्छी वीरता का प्रदर्शन किया। और इस तरह से सभी कविताएं बहुत अच्छी सराही गईं, सभी कवियों को बहुत अच्छा सम्मान मिला। यानी पूरा कवि सम्मेलन बहुत सफल रहा। ये कवि सम्मेलन हुआ था काव्य के, जो आपके कवि सम्मेलन के माध्यम से मैंने आपके काव्य को समझा दिया। और मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम में इन सब चर्चाओं के बारे में लिखेंगे, आपका संदर्भ सही होगा, आप बहुत अच्छे सफल होंगे। मेहनत करें। धन्यवाद।